नमस्कार, न्यूज पॉइंट में आप सभी का स्वागत है और हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। अमलेंदु जी, आपका भी स्वागत है। जी धन्यवाद। तो अमलेंदु जी, लॉकडाउन जो है देश में, इस लॉकडाउन के 2 महीने पूरे हो गए हैं और इसके साथ ही भारत कोरोना से सर्वाधिक प्रभावित 10 देशों में शुमार भी हो गया है। आप याद कीजिए कि शुरुआती दिनों में अगर 8-10 मामले सामने आते थे तो बड़ी खबर बन जाती थी, लेकिन अब तो लगभग 7,000 मामले रोजाना सामने आ रहे हैं और इसे बड़ी खबर नहीं बनाया जा रहा है। खैर, ये आप सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि मीडिया आजकल क्या कर रहा है। कब किस खबर को ब्रेकिंग या बड़ी खबर बनाना है, ये सब सत्ता के इशारे पर तय हो रहे हैं। लेकिन देश गंभीर स्वास्थ्य संकट से गुजर रहा है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता और इसमें तो कोई दो राय नहीं हो सकती। आप याद कीजिए कि शुरुआती दिनों में क्या क्या कहा गया था। चलिए कुछ बातें याद दिलाता हूं। जैसे 21 दिन में संक्रमण की चेन को तोड़नी है। जब पहला 21 दिन का लॉकडाउन लगाया गया था, उस समय मोदी जी का यह बयान था कि 21 दिनों में संक्रमण की चेन को तोड़नी है। उसके बाद कहा गया कि 18 दिन में महाभारत का युद्ध जीता गया था। सूतक जैसा ही लॉकडाउन है, ताली बजाने से कीटाणु दूर हो जाते हैं और गोमूत्र से इलाज संभव है। ऐसी तमाम बातें खैर बकवास ही साबित हुई। वो कहावत है ना कि अंधेर नगरी चौपट राजा। खैर, शायद ऐसा ही हाल हमारे देश का भी हो गया है, इसीलिए ऐसी बकवास बातें मीडिया में सुर्खियां बटोरती रहती हैं। इधर देश कोरोना के बढ़ते मरीजों के साथ साथ एक एक पायदान करके ऊपर चढ़ रहा है और पिछले हफ्ते तक हम जहां 11वें स्थान पर थे, अब 10वें नंबर पर आ गए हैं। जो देश हमसे अभी आगे हैं वहां अब नए मामले मिलने कम हो गए हैं, जैसा कि हम देख रहे हैं, चाहे वो जर्मनी है, इटली है, फ्रांस है या यूरोप के कई दूसरे देश हैं। जबकि भारत में नए मामलों की संख्या और पॉजिटिविटी दर जो है दोनों बढ़ रहे हैं। पॉजिटिविटी दर की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पॉजिटिविटी दर जो है उसको समझ लें, ये वो है कि जिन सैंपलों की जांच हुई है उनमें से कितने प्रतिशत सैंपल कोविड पॉजिटिव आए हैं। आईसीएमआर के अनुसार अप्रैल की शुरुआत में पॉजिटिविटी दर 4.8 थी, जो 16 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच में गिर करके 3 पर आ गई थी। लेकिन मई में ये दर फिर से बढ़ने लगी और अब ये दुगुने से भी ज्यादा बढ़ करके 7 पर आ गई है। मतलब 3 से 7 पर आ गई है। लेकिन सरकार अब भी अपनी वाहवाही करवाने में लगी हुई है। जल्द ही मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का वर्चुअल जश्न भी हमको देखने को मिलेगा। जी हां, 29 मई को मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल अमलेंदु जी पूरा हो रहा है। तो अमलेंदु जी, जिस समय प्रधान सेवक की चिंता केवल और केवल जनता का स्वास्थ्य और उनकी आर्थिक समृद्धि होना चाहिए, उस वक्त हमारे हुक्मरान और पूरी सरकार जो उनकी है वो वर्चुअल जश्न मनाने जा रही है। क्या कहेंगे आप? असल में जब देश में लाशें गिर रही हों देशवासियों की, उस समय जश्न मनाने का काम जो है ये राष्ट्रभक्त पार्टी भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है। ऐसा राष्ट्रभक्ति का काम दूसरी कोई पार्टी नहीं कर सकती और इनको ये सारे गुनाह माफ हैं। मतलब जिस समय देश गंभीर संकट में है, महामारी बुरी तरीके से फैल रही है, सरकार बुरी तरीके से नाकाम रही है, लॉकडाउन बुरी तरीके से फेल हुआ है, ये सरकार हर मोर्चे पर फेल हुई है और उस समय जो है जश्न की तैयारियां जो हैं हमारा सत्तारूढ़ दल करने जा रहा है। तो इस ऐसे लोगों की मानसिकता पर ना हंसा जा सकता है और ना रोया जा सकता है, अफसोस किया जा सकता है। अफसोस की बात यह है कि इतने गंभीर संकट के बाद भी इन लोगों को जो है राजनीति सूझ रही है और देश जो है इनकी एजेंडे में कहीं भी नहीं है। ना देश एजेंडे में है और ना इंसानियत एजेंडे में है। मतलब मुझे तो लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी जो है और सरकार जो है ये शुद्ध रूप से मानवता विरोधी और देश विरोधी हो चुके हैं। मतलब ऐसा गंभीर संकट का समय है कि जब अभी आपने कोई तैयारी मतलब आपके सामने भी नहीं आई है, ना कर्मचारियों को पीपीई किट मिले, रोज घटनाएं सामने आ रही हैं इस तरीके की। और उसके बाद जो है आप जो है इस पे तैयारियां शुरू कर रहे हैं। पहले तो आपने जो कहा था कि 21 दिन में जो है लड़ाई जीत ली जाएगी और महाभारत का युद्ध तो 18 दिन चला था। वो 18 दिन के महायुद्ध तो 3 हो चुके अब तक प्रधानमंत्री जी के कहे के मुताबिक। नोटबंदी में कहा था 50 दिन में चौराहे पर आएंगे, यहाँ तो 60 दिन हो चुके। आपने किस दिन मांगे थे चौराहा? कौन सा खोजा प्रधानमंत्री जी आपने? देश के अंदर जो ये लाशें गिर रही हैं इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? किसी की जिम्मेदारी तय होगी कि नहीं होगी? अभी देखिए आप सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा है कि एक श्रमिक ट्रेन से एक महिला जो है उसकी लाश पड़ी हुई है और उसका 2 साल का बच्चा जो है उसके कफन से खेल रहा है और माँ को जगाने की कोशिश कर रहा है। ऐसा हृदय विदारक वीडियो देख करके प्रधानमंत्री हमारे चैन से सो लेते हैं? ये कैसे प्रधानमंत्री हैं? इनकी मानवता कहाँ चली गई है? दरअसल ये जो
प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मिलता है जिस तरीके का, उसमें मानवता को सबसे पहले खत्म किया जाता है। मुझे लगता है कि इनको सबको आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है कि मानवता के ऊपर जिस समय इतना गंभीर संकट है और उस समय आप जश्न की बातें करते हैं, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, बिल्कुल शर्म आनी चाहिए और देश को सवाल करना चाहिए। जब ये सवाल इस तरीके काम करें तो देश इनसे सवाल करे किस बात का जश्न है। इस बात का जश्न है कि 4000 मौतें हो चुकी, इस बात का जश्न है कि सारे हाईवे जो है लहूलुहान है, इस बात का जश्न है कि 1400 किलोमीटर 1500 किलोमीटर जो है लोग पैदल चल चल के चले जा रहे हैं। आजादी के बाद सबसे बड़ा विस्थापन जो है वो हुआ, इस बात का जश्न है। भारतीय जनता पार्टी किस बात का जश्न मनाना चाहती है? मुझे लगता है कि देश के लोगों को भारतीय जनता पार्टी से और प्रधानमंत्री से सीधा सवाल करने की आवश्यकता है। जी अमलेंदु जी, खैर सरकार को तो जश्न मनाना है और हाँ, सरकार का कहना है कि वो जश्न के दौरान गृह मंत्रालय की गाइडलाइंस जो है उसका ख्याल रखेगी, उसका ध्यान रखेगी। सामाजिक दूरी का पालन करते हुए ही 750 वर्चुअल रैलियां और 1000 वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा लिखित एक पत्र जिसमें आत्मनिर्भर भारत का संकल्प, विश्व कल्याण हेतु भारत की भूमिका और मौजूदा मुसीबत के फैलने से बचाव के लिए सावधानियां और स्वस्थ रहने के लिए अच्छी आदतों के संकल्प के आह्वान को देश भर में 10 करोड़ घरों तक पहुंचाना है। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता अपने अपने मंडल में लोगों को मास्क और सैनिटाइजर बांटेंगे। भले ही बाकी देश मौजूदा मुसीबत की रोकथाम के लिए काम करने में व्यस्त है और वहीं हमारी सरकार अपने प्रचार प्रसार में ही व्यस्त नजर आ रही है अमलेंदु जी, उन्हें नजर नहीं आ रहा है कि देश में स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी लचर हैं। अहमदाबाद की एक रिपोर्ट है कि अहमदाबाद के सिविल अस्पताल को लेकर के हाल ही में गुजरात हाई कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की थी कि ये काल कोठरी जैसा है। वहीं अब दवाओं की कमी, मरीजों के साथ भेदभाव, इन सब को लेकर हाई कोर्ट ने जांच समिति बनाई हुई है। गुजरात हाई कोर्ट ने, गुजरात में 800 से अधिक मौतें कोरोना के कारण हो चुकी हैं। उसके पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में भी बुरे हाल हैं, लेकिन महाराष्ट्र में भाजपा की सरकार नहीं है, इसीलिए भाजपा नेताओं को लगता है कि उद्धव सरकार लोगों की जान की रक्षा करने में असमर्थ है, सक्षम नहीं है। भाजपा नेता नारायण राणे ने कल ही बयान दिया है कि महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन जो है लगा देना चाहिए। नारायण राणे का मानना है कि महाराष्ट्र सरकार ने जिम्मेदारी से अपना फर्ज नहीं निभाया है। बिल्कुल सही कहना है राणे का, लेकिन अगर यही पैमाना है अमलेंदु जी, फिर देश भर में अब तक कोरोना के कारण 4000 से अधिक मौतों, सैकड़ों प्रवासी कामगारों की भूख प्यास या उनकी सड़क दुर्घटनाओं में मौत और लाखों जिंदगियों की जान का संकट आया है, उसकी जिम्मेदारी किस पर बनती है? निश्चित तौर पे नारायण राणे अगर सच बोल रहे हैं तो नारायण राणे को और बड़ा सच बोलना चाहिए और उद्धव ठाकरे से इस्तीफा मांगने से पहले नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांग लेना चाहिए। मगर नारायण राणे हिम्मत दिखाने की, कम से कम हिम्मत दिखाएं तो। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत अच्छे लोग हैं जिनके अंदर कुछ हिम्मत है, तो नारायण राणे उनमें से एक हैं। और नारायण राणे अगर आज उद्धव ठाकरे से इस्तीफा मांग रहे हैं तो मुझे लगता है कि शाम तक जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी इस्तीफा मांग लेंगे, क्योंकि उद्धव ठाकरे जो कर रहे हैं वो तो एक सीमित संसाधनों के बीच में कर रहे हैं जी। जब केंद्र सरकार पैसा नहीं दे रही है, जब केंद्र सरकार पीपी किट नहीं दे रही है, जब केंद्र सरकार जो है अस्पतालों में सुविधाएं नहीं दे रही है, जब केंद्र सरकार ट्रेनें नहीं दे रही है, तब उद्धव ठाकरे अगर उससे लड़ रहे हैं। और जब उद्धव ठाकरे मना कर रहे हैं कि हवाई जहाज मत खोलिए और केंद्र सरकार जो है हवाई जहाज खोल दे रही है, तब जो अगर वहां हो रहा है उद्धव ठाकरे अगर उससे लड़ रहे हैं, तो मुझे लगता है कि नारायण राणे को सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस्तीफा मांग ही लेना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के तमाम लोगों को मांग लेना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी के हित में अच्छा है कि भारतीय जनता पार्टी के अंदर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस्तीफे की मांगे उठना शुरू हों, क्योंकि अगर भारतीय जनता पार्टी को इस देश से प्यार है और भारतीय जनता पार्टी इस देश की समस्याओं को समझती है, तो उसे मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जल्दी मुक्ति ले लेनी चाहिए। और ये काम जो है मुझे लगता है नारायण राणे शुरू कर सकते हैं, और उन्होंने जिस तरीके से उद्धव ठाकरे के ऊपर सवाल उठाना शुरू किए हैं, उसी तरीके से नारायण राणे जो है वो प्रधानमंत्री के ऊपर सवाल उठाना शुरू करें। अब देखिए, इतवार आ रहा है इस महीने का आखिरी जी, प्रधानमंत्री फिर मन की बातें करेंगे, फिर मन की बात करेंगे प्रधानमंत्री। अब क्या मनमौजी बातें करेंगे प्रधानमंत्री? यानी मन की बातें 6 साल करते करते प्रधानमंत्री जी आपने इस देश को गड्ढे के अंदर झोंक दिया है। अब भी आपके मन के अंदर की बातें रह गई हैं, बंद कीजिए मनमौजी बातें। अब जनता की बातें करने का वक्त है, जनता की बात कीजिए, आपको जनता की बात करनी पड़ेगी। ये मनमौजी बातें बंद कीजिए, मनमर्जी बातें बंद कीजिए। आपकी मनमर्जी बातों ने देश को तबाह कर दिया है, देश को तबाह बर्बाद कर दिया है। इन मनमर्जी बातों से देश नहीं चलेगा, देश अब जनता की बातों से चलेगा।
प्रधानमंत्री जी, आपको सवालों के जवाब देने होंगे। आप इस देश से ऊपर नहीं हैं, आप इस देश के संविधान से ऊपर नहीं हैं, आप इस देश की जनता से ऊपर नहीं हैं। आपने देश के ऊपर जो आपने तबाही और बर्बादी लाई है, उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी होगी और जनता के सवालों के जवाब आपको देने ही होंगे। प्रधानमंत्री जी, आप अपने सवालों से बच नहीं सकते हैं। मन मर्जी बातें बंद कीजिए। 31 मई को जब आप आएंगे और अपनी मन की बात करेंगे, तो उस मन की बातों में अपने अपराधों को कबूल कीजिए और देश के सामने रोड मैप रखिए कि 31 मई के बाद जब लॉकडाउन, आप कह रहे हैं कि ये नए रंग रूप का लॉकडाउन है, तो 31 मई के बाद क्या होगा? लॉकडाउन किस तरीके से खुलेगा? जिनके रोजगार गए हैं उनको किस तरीके से रोजगार मिलेगा? जो उद्योग बंद हो गए वो किस तरीके से शुरू होंगे? इसका सवाल, इन सवालों के जवाब प्रधानमंत्री देश आपसे जानना चाहता है और आपकी जिम्मेदारी है, क्योंकि देश ने आपको जनमत सौंपा था। इसलिए नहीं सौंपा था कि आप हर रविवार को, हर महीने के आखिरी रविवार को आएंगे और अपनी मनमर्जी बातें करके चले जाएंगे। इसलिए आपको जनमत नहीं सौंपा था। जनमत इसलिए सौंपा था कि देश ने आपको जो देश की बागडोर दी थी, और अगर देश की बागडोर कमजोर हाथों में है और असुरक्षित हाथों में है, तो देश की अधिकार है कि वो असुरक्षित और कमजोर हाथों से देश की बागडोर वापस ले ले। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को आत्मचिंतन, आत्मावलोकन करने की आवश्यकता आ गई है और पूरे देश के अंदर से ये आवाज होनी चाहिए कि प्रधानमंत्री जी, अब आत्मचिंतन करिए। देश के साथ खिलवाड़ बहुत हो गया, अब ये खिलवाड़ आपको बंद करना चाहिए। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन कुछ बातें कामगारों को लेकर के बता दूं कि जो सरकार है, जैसा हितैषी बनने की कोशिश कर रही है कामगारों को लेकर के, लेकिन साफ यहां दिखाई दे रहा है कि इसके पीछे महज उनका जो है राजनीतिक लाभ ही है। और प्रवासी कामगारों को हो रही परेशानियों का हमने अभी आज ही एक खबर आई है अमलेंदु जी, उसको यहाँ रखना मैं ज़रूरी समझ रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने आज मंगलवार को स्वतः संज्ञान लिया है प्रवासी कामगारों को लेकर के। और सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अशोक भूषण और जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस MR शाह ने 2 पेज के अपने ऑर्डर में कहा है कि लगातार मीडिया रिपोर्ट्स और न्यूज़पेपर की रिपोर्ट्स उन्होंने देखी है और रिपोर्ट बताती है कि प्रवासी मजदूरों की दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। देश भर में जो स्थिति है प्रवासी मजदूरों की बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और अदालत ने यह भी कहा है कि उन्हें इस समय निःशुल्क भोजन और आवास की ज़रूरत है और संबंधित सरकारों को उन्हें राहत प्रदान करनी चाहिए। प्रवासी मजदूरों के लिए ये कठिन दौर है और इन्हें मदद की दरकार है। अदालत का ये भी कहना है अमलेंदु जी कि राज्य और केंद्र की सरकार ने कई कदम उठाए हैं, लेकिन अभी भी ये तमाम प्रयास अपर्याप्त हैं और इनमें कमियां हैं। हम इस मामले में एक मत हैं कि प्रवासी मजदूरों के लिए प्रभावकारी और ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है ताकि उन्हें मुसीबत से छुटकारा मिले। लेकिन सवाल उठता है अमलेंदु जी कि मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट की इन बातों को कितनी गंभीरता से लेगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो बात कही है वही बात हम देखते आए हैं कि कांग्रेस भी कह रही है। राहुल गांधी खासकर जो अर्थशास्त्रियों से मिल रहे हैं, बातें कर रहे हैं, वो भी, और कुछ अर्थशास्त्रियों की भी यही सलाह है कि सबसे पहले मजदूरों की सुध ली जाए, उन्हें तत्काल मदद पहुंचाई जाए। इन सुझावों पर अमल करना या न करना सरकार के हाथ में है। और सबसे बड़ा सवाल यह है अमलेंदु जी कि क्या मोदी सरकार सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी को, कोरोना के बढ़ते मामलों को और लोगों के बीच अपने जीवन को लेकर पनप रही दहशत को मोदी सरकार जो है वो 1 साल की उपलब्धियों में शुमार करेगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अमलेंदु जी, आपने चर्चा में भाग लिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सब देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।